चलो दे देते हैं, क्या कहती हो आप? दे देते हैं स्काई चीन का क्षेत्र, दे देते हैं चाइना को, दे देते हैं, क्या दिक्कत क्या है उसमें? ये शब्द कहे एडविना माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ ने कहे ये शब्द नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को। सर ऐसा है कि 1948 से पहले और 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई, एंग्लो ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, जिसमें कुछ हिंदू भी शामिल थे, कुछ मुस्लिम भी शामिल थे, कुछ अंग्रेज भी शामिल थे, तो 1885 से तो पहले सर यहाँ पर कोई पार्टी थी ही नहीं, कोई पॉलिटिक्स थी ही नहीं। मंगल पांडे ने कोई पॉलिटिक्स नहीं करी, मंगल पांडे जी ने, नाना साहब ने कोई पॉलिटिक्स नहीं करी, झांसी की रानी ने कोई पॉलिटिक्स नहीं करी, कोई पॉलिटिक्स थी नहीं। क्या था? म्यूटिनी और रेवोल्यूशन था, भारत को आजाद कराना था। 1885 से शुरू हुआ ये तो राजनीति का ये जो खेल जो आप देख रहे हो ना। नेहरू जी ने जो स्काई चीन का जो क्षेत्र दिया वो एडविना माउंटबेटन की सलाह पर दिया। चल दे देते हैं, पटा लिया। अब किसने किसको पटाया ये तो आप ही जानते होंगे। नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को, एडविना माउंटबेटन ने, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ थी, नेहरू जी को, जो कि कई साल तक प्रधानमंत्री रहे, 3 टर्म तक, जो कि तीसरा टर्म अभी चल रहा है ना किसका? माननीय श्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री, जिनको सेवक बोला जाता है। तो साहब कुछ साल पहले जब ये YouTube नहीं था, गूगल नहीं था, तो हमारा एक दोस्त था, तो MLA था उस वक्त वो, तो बोलता है साहब के त्यागी सर एक बात बताओ आप, ये जो है ये मौसिर नाम कहां पड़ता है? सॉरी, आइजोल कहां पड़ता है? भैया ऐसा है कि आइजोल जो है ना, वो साउथ अमेरिका की जो एक कंट्री है ना, इक्वेडोर की जो कैपिटल है ना, क्योटो, भाई उसी के साथ में है, उसी के पास में है, साउथ अमेरिका में। अरे यार तभी तो हम बोले रहे कि ये हमसे हम बहस कर रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हैं, मनोनीत किया गया, इनको चुना गया है MLAs द्वारा, बड़े बड़े साइंटिस्ट द्वारा, टीचर्स द्वारा, और जो स्पोर्ट्स में बहुत बड़े बड़े हमारे खिलाड़ी रहे हैं उनके द्वारा चुना गया। ये बोल रहे हैं हमसे कि जो आइजोल जो है वहां पर है। हाँ सही बोले आप कि इक्वेडोर में। हम भी यही बोल रहे थे कि भैया भारत देश में थोड़ा ना है, तो भारत देश में तो पॉलिटिक्स जो है वो तो 1885 के बाद आई है। तो कैसे आई है समझिए आप। आधे से ज्यादा नेताओं को तो ये नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी क्या होता है, समझ रहे हो ना आप बात को। और स्टेट लिस्ट क्या होती है, यूनियन लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, शेड्यूल्स। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब 8 शेड्यूल्स थे, अभी 12 शेड्यूल्स हैं। 8 शेड्यूल्स, ये शेड्यूल्स क्या होते हैं, इनको हिंदी में अनुसूचियां बोलते हैं। नेहरू जी ने क्या क्या काम किए ये तो आप बखूबी जानते ही होंगे कि भाई ऐसे नहीं होता, दे दो भैया स्काई चीन का क्षेत्र। क्या आप कह रही हो? चलो दे देते हैं चाइना को, क्या छोटा सा पार्टी तो है, वहां कोई बंजर भूमि है, फर्टाइल भी नहीं है, बैरन है, बंजर जमीन है, दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा छोटा सा ही तो है। 1909 में महात्मा गांधी जी ने एक किताब लिखी थी, शिप में, जहाज में आ रहे थे, पानी के जहाज में आते आते उन्होंने सोचा भारत देश के लिए किताब लिखी जाए। 1909 में जब मार्ले मिंटो कमेटी बैठी, जॉन मार्ले और लॉर्ड मिंटो, तब महात्मा गांधी जी ने किताब लिखी जहाज में बैठते हुए, जिसका नाम क्या था? हिंद स्वराज नाम था, हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज में उन्होंने जब ये लिखा, हिंद स्वराज जब किताब लिखी, उसमें 30,000 शब्दों की वो किताब है। पढ़िए, आपने नहीं पढ़ी तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑडियो भी सुन लीजिएगा आप। एक ऐप लॉन्च की है हमने एक ऐप लॉन्च की है, मैं और मेरी टीम ने, आप सुन लीजिएगा। हिंद स्वराज जब महात्मा गांधी जी ने लिखी, उसमें 30,000 शब्द थे,
और वो 10 दिन में लिख दी भैया, 10 दिन में। यानी कि आप अंदाजा लगाओ इस बात के लिए कि एक दिन में 3000 शब्द। वो आदमी कब तो सोया होगा, कब सोचा होगा, कब लिखा होगा। आप अंदाजा लगाइए साहब कि एक दिन में 3000 शब्द और 10 दिन में 30,000 शब्दों से बनी वो किताब हिंद स्वराज, इसमें लिखा हुआ है बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। मेरे हिसाब से एज फार एज आई एम कंसर्न, वो ये भी लिख सकते थे कि अच्छा बोलो, अच्छा देखो और अच्छा सुनो, ये भी लिख सकते थे। नहीं लिखा, क्योंकि राजनीति है साहब, ये राजनीति है। एक राजनीति में एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी देश में एक एमएलए को नहीं मालूम कि हमारे देश में कितने एमएलए एमएलसीज, राज्यसभा यानी कि अपर हाउस, लोअर सभा यानी कि लोअर हाउस, जहां पे मनी बिल पास होते हैं। एक एमएलए, एक जो लोअर हाउस का सदस्य है, वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ता है। उससे कहते भाई कौन सा इलेक्शन लड़े भैया, हमको बता ही दो जरा। अरे हमें बता दो भैया, हमें ना पता भैया कौन सा इलेक्शन लड़े, कौन सा। अरे भैया तुम जो ऐसा करो, तुम जो है ना लोकसभा का इलेक्शन लड़ लो। बोला उसमें क्या फायदा है भैया? उसमें घना फायदा है, उसमें बहुत फायदा है। क्यों? बोला क्यों? बोला उसमें फायदा ही यूं है, उसमें जो है ना, जो धन विधेयक है, जो दौलत तो कमाओगे ना, वो धन विधेयक वहां पास होते हैं। और 15 दिन तक अगर राज्यसभा उसको वापस ना करे ना, तो उसको पास माना जाता है धन विधेयक को। कोई भी बिल अगर राज्यसभा से होकर 15 दिन के अंदर अगर वापस नहीं आता है, तो उसको पास माना जाता है। तो भैया ये देश जो है ना, ये देश एक शरीर नहीं है, एक पूरा देश के समान है और पूरे वर्ल्ड कॉन्टिनेंट के समान है। इसको समझने से भैया अपनी आंखों से ना चश्मा उतार लो। अब दूसरा चश्मा लगाई लो, आप तरक्की वाला, सफलता वाला चश्मा लगाई लो और समझ लो पूरे कंट्रीज को, किस तरीके से कंट्री काम करती, कैसे हमारे देश में किस तरीके से। अरे आधे एमएलए को, इंडिया के, भारत के सदस्यों को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों को, यहां 70 विधायक हैं, 70 और 7 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो 70 के हो गए विधायक। और जहां पर लोकसभा के 7 सांसद हैं, और 7 सांसद इसलिए हैं क्योंकि पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट हैं, पूरे कॉन्टिनेंट है 7। जैसे ये अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एशिया में जो है कितनी कंट्रीज हैं, 49 कंट्रीज हैं एशिया में, और अलग अलग बताया था। वो पिछली वीडियो मेरी देख लीजिएगा आप, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसका। आधे 4998 जो सदस्य है ना हमारे भारत में, एमएलए एमएलसीज, राज्यसभा या लोकसभा के जो सदस्य हैं, ये चारों मिलकर जो एक हमारी पार्लियामेंट बनती है, उनको यही नहीं मालूम कि इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की स्पेलिंग क्या होती है, इकोनॉमी की एप्लीकेशन क्या होती है। उनको ये तो एक अलग बात है कि 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 66 से 69 जो एकल वर्षीय 3 योजनाएं रही, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 66 से 69, और 69 से 74, 74 से 78, 78 से 82 जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं 1951 में जो शुरू हुई, उनको यही नहीं मालूम कि इकोनॉमी की स्पेलिंग क्या होती है। तो उनको ये क्या खाक पता चलेगा कि हमारी पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी थी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी थी, एस स्वामीनाथन कौन से थे, व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहते हैं, पर्पल रेवोल्यूशन किसको कहते हैं, व्हाइट पेपर किसको कहते हैं, और इजराइल में या फिर इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, रशिया की पार्लियामेंट को क्रेमलिन कहते हैं, या व्हाइट हाउस को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक कहां पर है, या फिर गैंगटोक कहां पर है, या फिर कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच की दूरी क्या है, 3214 किलोमीटर, या कच्छ से कामरूप की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो भारत में बहती है, सिर्फ भारत में
मतलब और देशों से होकर अगर भारत की बात की जाए, वैसे तो 4000 से ज्यादा किलोमीटर है, 3913 किलोमीटर की दूरी की वो लंबाई है। कुछ मालूम ही नहीं है। एक 8वीं फेल विधायक, एक आईएएस जिसने पीएचडी कर रखी है या ना भी करी हो, भाई वो जो आईएएस बन गया, जो आईपीएस बन गया, वो मास्टर ऑफ एमए की डिग्री तो उसको मिली जाती है जेएनयू से या किसी और यूनिवर्सिटी से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से तो मिली जाती है एमए की डिग्री। आईएएस और आईपीएस बनने के बाद, बेशक वो सिर्फ बीए कर रखा हो, आईएएस और आईपीएस कोई भी हो चाहे, तो उसको डिग्री तो मिली जाती है एक, ठीक है ना, मैं मास्टर की डिग्री मिली जाती है उसको एक। तो कहने का मतलब ये एक एमएलए को इतना नहीं मालूम है, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव को इतना नहीं मालूम कि भाई ऐसा है कि 5 करोड़ जो है भैया हमको मिल रहे हैं एक साल में, 5 करोड़ रुपया। अब 5 करोड़ रुपए में से आपकी जनसंख्या है, आपकी कॉन्स्टिट्युएंसी की, चाहे वो विकासपुरी विधानसभा हो या जनकपुरी विधानसभा हो, अगर एक विकासपुरी विधानसभा दिल्ली की बात करें, एक छोटी सी बात करें, जैसे दिल्ली की विधानसभा, इस दिल्ली में पूरी जनता 1,90,92,95 के लाख के आसपास होगी, और एक विधानसभा की बात करें तो आप मानकर चलिए कि 2 लाख जनसंख्या है। अब 2 लाख है जनसंख्या और 5 करोड़ उसको मिल रहे हैं। अब 5 करोड़ को 200 से डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा ना। तो भैया तो क्या 2 लाख आदमियों को 250 रुपए दे दे तो विकास हो जाएगा क्या? ऐसे विकास हो जाएगा? नहीं। ये लोग तो सिर्फ एक जानते हैं भैया, ये ऐसा है कि हमारी बात सुनो भाई, भैया हमारी बात सुन लो, तुम हमारी बात सुन लो कि ऐसा है कि आप जो है कि एक पोस्टर जो आप लिखते हो ना, पोस्टर बनाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 10 दिन पहले पोस्टर बनाते हैं, 15 दिन पहले, जब तक जो है, जब तक ये चुनाव के जो उससे पहले जो धारा लग जाती है हमारी, तब वो ना लगे उससे पहले तक के ऊपर लिख देते हैं कि आज से दारू बंद, आज से दारू बंद और कल से दूध शुरू। तो सबसे पहले तो भैया इन्होंने यूं लिख दिया कि आज से दारू बंद, और साइड में पिक्चर लगा दी टीचर की। टीचर, अब टीचर का मतलब 2 होता है, एक तो होता है दारू की बोतल, एक होता है शिक्षक। तो टीचर्स लिख दिया ऊपर, तो और बीच में लिख दिया इस विधानसभा के सदस्य को आप वोट दें, ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से जिताएं। और उसके नीचे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? कल से दूध शुरू। लेकिन दूध की तस्वीर की, अमूल के दूध की या मदर डेयरी के दूध की या किसी और के दूध की तस्वीर नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि सबसे पहले निगाह आदमी की ऊपर जाती है, नीचे नहीं जाती। ऊपर देखा, अरे कल से दूध दारू बंद, फिर उसने टीचर की तस्वीर देखी तो उसके दिमाग में तुरंत आएगा, क्योंकि मन तो तस्वीरों पर काम करता है, तुरंत वो ठेकेगा। इसको बोलते हैं CTR, क्यू, ट्रिगर और रिवार्ड। ये सबसे पहले रिवार्ड दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि इन्होंने टीचर की तस्वीर देखी, अब ये ठेके पर जाएंगे, तब जब ये बोतल खरीद लेंगे तो इनको ट्रिगर मिलेगा। क्यों तो मिल गया, CUE, जब इन्होंने बोतल देखी। ट्रिगर कब मिलेगा? जब बोतल हाथ में जाएगी। और रिवार्ड कब मिलेगा? जब बोतल का पहला एक पैक जाएगा ना अंदर, और जब थोड़ा सा मन घूमेगा तब याद आएगा, हाँ अच्छा किसको वोट देना है। तो भैया ठेका बंद ना हो जाए, इसलिए आज कल से दारू बंद, यानी आज नहीं बंद, आज तो चलेगी। अमूल का दूध की तस्वीर नहीं, बोतल की तस्वीर, टीचर्स की तस्वीर। तो ये है हमारे भारत के देश के सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट, निसट। तो समझ गए ना भैया? न्यू है, न्यू काम ना चल रहा है, ठीक है। हमारी तरह समझोगे और दोस्त समझाने का तो मतलब है नहीं, इनका जब खुद ही नहीं मालूम इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी क्या है। शेड्यूल्स हमारे जब आजाद हुआ था तो 8 थे, अब 12 हैं। और कितने एक नोट पर कितनी भाषाएं लिखी हुई है। सबसे पहले असमीज है, फिर बंगाली है। भाई क्रोनोलॉजिकल हिसाब से लिखा हुआ है ना, जैसे स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आलमगीर, ठीक है। तो देश में तो लिखा हुआ
कहीं भगत सिंह रोड देखी आपने? नहीं, बताओ मेरे को। साइमन बोलीवर मार्ग देखा होगा आपने, साइमन बोलीवर मार्ग देखा होगा आपने, दाराशिको मार्ग देखा होगा, बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, जहांगीर रोड, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, औरंगजेब लेन रोड, बहादुर शाह जफर रोड, कृष्ण मेनन रोड, कहीं भगत सिंह रोड देखा? चंद्रशेखर आजाद रोड देखा? सड़क देखी कहीं नाम लिखा हुआ? देखी कहीं? भैया सरदार पटेल ने 565 रियासतों में से 562 रियासतों को तो नहीं बचा लिया उन्होंने, लेकिन 3 को नहीं बचा पाए, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, इनको नहीं बचा पाए। ये देश में जिस वक्त जो सबसे अमीर आदमी पूरे विश्व में था, दूसरे नंबर पर था निजाम ऑफ हैदराबाद। तो यह है हमारे देश की विरासत। जो हमारे देश के नेता हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो ये नहीं जानते वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनी फुल्ल कुसुमिता द्रुवदल शुभनिम सुहासिनीम सुमधुर वासिनीम सुखदाम वरदाम मातरम सप्त कोटि कोटि कंठ कल विनद कराले द्विसप्त कोटि बदले अपना कही तत् बोले बहुबल धारणी नमामि तारणी रूपदल वारणी मातरम वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।